हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। यह किसने कहा है? धनराज पिल्ले जी ने कहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो को देखेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया हुआ, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सक्ताचार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कौन सी छवि उभर कर आती है, वर्णन कीजिए। सक्ताचार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की ऐसी छवि उभरती है कि वह स्वभाव से सीधे, सरल, भावुक, स्पष्ट वक्ता, परिवार से जुड़े और स्वाभिमानी व्यक्ति है। परंतु जीवन के कठिन संघर्षों और आर्थिक संकटों से गुजरने के कारण वे अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे। प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं आया। उन्हें लोकल ट्रेनों में सफर करने से भी कोई परहेज नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई है। ऐसा नहीं है, वे आज भी सरल व्यक्ति है। यानी धनराज पिल्ले को देखकर लोगों को लगता है कि उनका मन का अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया है। जैसे कि कहते हैं कि पैसा लोगों के पास हो जाने से उनके अंदर थोड़ा घमंड आ जाता है, लेकिन धनराज पिल्ले के पास सब कुछ था, गाड़ी थे, बंगला थे, अपना घर था, लेकिन फिर भी उनके अंदर वैसा कुछ घमंड नहीं था। वे आज भी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही अपनी जीवन यापन करते थे। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। देखिए, अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धनराज पिल्ले का जो जीवन था वो पहले कैसा थे और वो कैसे इतने बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी बने, वो कैसे हॉकी का एकदम चमकता सितारा बने। ये सारा कहानी को सिर्फ 100 शब्दों में लिखना है, मतलब बहुत ही शॉर्ट करके लिखना है। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन बट आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग को बस अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, बहुत ही इजी होगा। धनराज पिल्ले की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी हुई है। धनराज पिल्ले एक साधारण परिवार के थे, इस कारण उनके लिए हॉकी खेलने का शौक पूरा करना इतना आसान नहीं था। उनके पास हॉकी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उन्हें हॉकी खेलने के लिए अपने मित्रों से हॉकी स्टिक उधार मांगनी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह वहां राह, यानी जहाँ पे चाह है वहीं राह है। धनराज पिल्ले हार न मानते हुए पुरानी स्टिक से ही निष्ठा और लगन से निरंतर अभ्यास करते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाए। अल्विन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद धनराज पिल्ले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात उनके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अगला क्वेश्चन है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ? उनका माँ कहती है कि बेटा, तुमको जो ये प्रसिद्धि मिली है उसे विनम्रता से, यानी एकदम ठंडा दिमाग से इसे संभाल कर रखना। कभी भी इस प्रसिद्धि पर, कभी भी इस पर घमंड मत करना। उत्तर आइए देखते। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ यह है कि उनकी माँ ने उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद घमंड न करने की सलाह दी है, क्योंकि यह सफलता उन्हें अथक संघर्ष के बाद मिली थी, जिसे बनाए रखने के लिए विनम्रता आवश्यक है। इंसान चाहे जितना ऊंचा उठ जाए, परंतु उसमें घमंड की भावना नहीं होना चाहिए। घमंड ही पतन का मार्ग खोलता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। मेजर ध्यानचंद सिंह का जीवन 29 अगस्त 1905 से लेकर 3 दिसंबर 1989 तक वे भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय टीम के सदस्य हैं, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक, 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनकी स्टिक से चिपकी गेंद का ऐसा जादू था कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आकांक्षा होती थी कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है जो अगेंस्ट में जो ऑपोजिट टीम होती थी, उन्हें मन में डाउट होता था कि कहीं ये कोई जादुई स्टिक तो नहीं लेकर आए हैं, जिससे मतलब इनका स्टिक में गेंद हमेशा चिपकी रहती है। उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका से उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से
जिस तरह से गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी जितने किस्से हैं, उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के विषय में सुने गए हो। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद हो वाह वाह कर उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सूझबूझ खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के रुडोल्फ हिटलर, सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश की थी। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर की नहीं, बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया था। यानी इनके हॉकी के खेल से जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, डॉन ब्रैडमैन, वो भी ध्यानचंद का इस खेल से प्रभावित हो गए थे। वो भी ध्यानचंद को अपना स्टार मानते थे। अगला क्वेश्चन है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत की राष्ट्रीय खेल माना जाता है? उत्तर है, हॉकी का खेल भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर काफी प्रसिद्धि दिलाई है। हॉकी के खेल में भारत देश ने सन 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत है? अपने अनुभव और बड़ों की बातचीत के आधार पर लिखिए। उत्तर होगा, देखिए, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी लेकर आए। हम ध्यानराज पिल्ले की इस बात से सहमत है, क्योंकि हमारे समाज में न जाने कितने संगीतकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, खिलाड़ी आदि है, जिन्हें शोहरत तो मिली, परंतु उनके काम का उचित मुआवजा या पहचान नहीं मिली और उनका पूरा जीवन आर्थिक संकटों में ही गुजरा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की बात यानी हिंदी व्याकरण। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्यय के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, प्रेरणा, प्रेरक और प्रेरित, ये तीनों वर्ड का मीनिंग में एकदम थोड़ा सा का मीनिंग में बदलाव है। यानी इन तीनों का जो अर्थ है वो लगभग 90% तक सेम रहेंगे। इसलिए इसका वर्ड माने वाक्य बनाकर ये तीनों में अंतर निकालना है। देखिए, पहला का क्या वाक्य होगा? प्रेरणा से वाक्य बनाना है, हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब प्रेरक से क्या वाक्य बनेगा? मेरे दादाजी हमेशा प्रेरक कहानियां सुनाते हैं। प्रेरित से क्या वाक्य बनेगा? मुझे देशभक्तों के संग प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभव, संभावित, संभवतः। अब ये तीनों से 3 वर्ड बनाना है और इन तीनों से सेंटेंस लिखना है। यानी संभावित से क्या वाक्य बनेगा? हमारी संभावित यात्रा कल शुरू हो गई। अगला है, संभवत से क्या वाक्य बनेगा? यह कार्य संभवतः आज नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्साह, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। उत्साहित से वाक्य बनेगा, नया साल आने की खुशी में सभी उत्साहित है। उत्साहवर्धक से वाक्य बनाना है, श्रोताओं की तालियों खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक होती है। अगला क्वेश्चन है, तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज 2 शब्द से मिलकर बने हैं। क्षणिक, तारीख, तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप है। इस प्रकार का रूपांतरण दूसरे शब्दों में भी होता है। बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मोरपंख। देखिए क्या बोला है, शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके रूप लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए उसका उत्तर को कैसे लिखेंगे। इच्छा का क्या क्या होगा बोलिए? चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। पुत्री का बेटी, तनय, सूता। नेक्स्ट है जल, जल का होगा पानी, पनीर और नल। अगला क्वेश्चन है, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके हैं और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द जैसे गोल, बैंकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि।
और उत्तर होगा क्रिकेट, बच्चा, गेंद, विकेट, पिच, अंपायर। उत्तर होगा जैसे क्रिकेट, बल्ला, गेंद, विकेट, पिच, अंपायर, चौका, छक्का, रन आदि। अगले वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी द्वारा रचित आश्रम का अनुमानित व्यय का सारांश और व्याख्या को जानेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।